स्वागत है दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम राजस्थान स्कूल लेक्चरर की जो परीक्षा है उसमें हिंदी साहित्य के जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं उसको हल करेंगे और देखेंगे कि परीक्षाओं में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और वो किसी भी स्टेट की परीक्षा होगी आपके लिए उपयोगी ही होगी। पहला प्रश्न अगर देखिए इस प्रश्न पत्र का कि हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक कौन हैं। ऑप्शन विजेंद्र स्नातक, विश्वनाथ त्रिपाठी, धीरेन्द्र वर्मा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो इसका जो सही उत्तर है वह है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न देखते हैं अगर हम 36वां इसमें जो दिया गया है, रचना और रचनाकार की दृष्टि से कौन सुमेलित नहीं है। ऑप्शन में है हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये सही है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की पुस्तक है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, ये रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की पुस्तक है, सही है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह की पुस्तक है, ये भी सही है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास नंदुलारे वाजपेयी, ये गलत है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपत चंद्र गुप्त जी का है, तो इसे ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, इसी क्रम में एक प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने साहित्य इतिहास लेखन में काल विभाजन के नामकरण का आधार किसे माना है। ऑप्शन अनेक रचनाओं में प्रयुक्त भाषा शैली की प्रसिद्धि, इसे नहीं माना। सभी ढंग की साधारण और असाधारण रचनाओं की प्रसिद्धि, इसे भी नहीं माना। विभिन्न ढंग की रचनाओं की प्रचुरता और प्रसिद्धि, ये भी नहीं। किसी विशेष ढंग की रचनाओं की जो प्रचुरता है उसी के आधार पर उन्होंने अपने साहित्य के इतिहास में काल विभाजन को बनाया है। ठीक, यानी जो विशेष ढंग की रचनाएं लिखी जा रही थी उन्हीं को केंद्र में रख के उन्होंने अपने काल विभाग के नामकरण को रखा हुआ है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है। ऑप्शन सरहपा, गोरखनाथ, कबीर, शालिभद्र सूरी या अनुत्तरित। तो इसका सही उत्तर है सरहपा। सरहपा को राहुल सांकृत्यायन जी हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। इधर देखते हैं अगला प्रश्न जो है कि पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रामाणिक मानने वाले कौन हैं। सर्वथा अप्रामाणिक कौन मानता है पृथ्वीराज रासो को। ऑप्शन आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, कर्नल जेम्स टॉड। तो इसका सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रामाणिक मानते हैं। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है भाषा की परीक्षा करके देखते हैं तो वह साहित्यिक नहीं बल्कि राजस्थानी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस ग्रंथ की भाषा के संदर्भ में यह मत प्रस्तुत किया है। हमने अपने नोट्स में भी इस बात को बताया हुआ है। और देखिए आप ऑप्शन बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, जय मयंक जसचंद्रिका। तो इसका जो सही उत्तर है वह है बीसलदेव रासो। बीसलदेव रासो की भाषा के बारे में जब लिखते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में तो कहते हैं कि यह साहित्यिक भाषा नहीं बल्कि राजस्थानी भाषा है। ठीक, तो ये प्रश्न बहुत उपयोगी है। अगला प्रश्न हम देखेंगे कि इसका सही उत्तर क्या हो। मुनिजिन विजय ने जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ किसे माना है। ऑप्शन चंदनबाला रास, रेवंत गिरिरास, भारतेश्वर बाहुबली रास, स्थूलभद्र रास। तो इसका सही उत्तर है भारतेश्वर बाहुबली रास। मुनिजिन विजय ने जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है भारतेश्वर बाहुबली रास का। अब इसके रचनाकार कौन हैं कमेंट करके आप बताइएगा। अगला प्रश्न है आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। आप सभी जानते हैं ये पंक्ति बहुत प्रसिद्ध है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी लिखते हैं, ठीक, विद्यापति के संदर्भ में, तो इसे ध्यान रखिएगा आप। अगला प्रश्न है आदिकालीन नाथ साहित्य के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है। तो इसका ऑप्शन है नाथ साहित्य में गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना और कुंडलिनी जागरण आदि का वर्णन मिलता है, ये बात सही है। इस साहित्य में नीति और साधना मार्ग की व्यापकता मिलती है, सही है। इसमें जीवन की अनुभूतियों का सघन चित्रण हुआ है, सही है। राहुल सांकृत्यायन ने नाथ पंथ को सिद्धों की परंपरा से सर्वथा भिन्न माना है, ये गलत है। दरअसल कहा यह गया कि बौद्धों की वज्रयानी शाखा जो थी उसी से नाथों और सिद्धों के साहित्य और उनके जो प्रणेता थे उन सभी की उत्पत्ति हुई, उनके विचार उनसे मिलते जुलते हैं, इसलिए ये परंपराएं एकदम सर्वथा
भिन्न नहीं है उनकी दृष्टि में। ठीक, अगला प्रश्न है, सिद्धों के चर्या पद देश के किस क्षेत्र में अधिक रचे गए? हमने आपको कई क्लासों में जब भी आदिकालीन साहित्य के बारे में पढ़ाया है और अपने नोट्स में भी आपको ये बताया है कि सिद्धों के चर्यापद देश के किस हिस्से में प्रचलित रहे। ऑप्शन पूर्वी, उत्तरी, पश्चिमी, दक्षिणी। तो इसका सही उत्तर है पूर्वी। बंगाल, आसाम, उड़ीसा की तरफ जो है सिद्धों के जो चर्यापद हैं वो अधिक प्रचलित रहे और वहीं रचे गए। और जब नाथों की बात आती है तो आपको ध्यान रखना है कि भारत का जो पश्चिमी, उत्तरी पश्चिमी हिस्सा है, पंजाब, राजपूताना, इस क्षेत्र में नाथों की परंपरा प्रचलित थी। तो सिद्धों की पूर्व में और नाथों की उत्तर पश्चिम में। ठीक, इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मंझनकृत मधुमालती के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है? ऑप्शन, इसमें 5 चौपाइयों यानी अर्धालियों के उपरांत एक दोहे का क्रम रखा गया है, सही है। इसके नायक और नायिका मनोहर और मधुमालती हैं, ये भी सही है। इसमें उपनायक और उपनायिका की भी योजना की गई है, ये ऑप्शन गलत है। ताराचंद मधुमालती से विवाह करना चाहता था, तो ये ऑप्शन गलत होगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, आदिकालीन सिद्ध साहित्य की प्रवृत्तियों की दृष्टि से असंगत है, कौन सा कथन असंगत है? पाखंड और आडंबर का विरोध, ये सही है। आदिकालीन साहित्य में, सिद्ध साहित्य में पाखंड और आडंबर का विरोध है। सहज जीवन पर बल है। रहस्य भावना की भी प्रधानता है, लेकिन सहज भोगमार्ग और महासुख का खंडन नहीं है, बल्कि मंडन किया गया है। महासुखवाद की प्रवृत्ति भी हमने आपको बताया था अपने पिछली आदिकालीन साहित्य के जो हम पढ़ रहे थे उसमें, कि उसमें महासुखवाद का एक कॉन्सेप्ट ही है, अवधारणा ही है, तो उसमें खंडन नहीं है बल्कि उसका मंडन है। इस दृष्टि से ये असंगत कथन होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, बीसल देव रासो के संदर्भ में असंगत कथन है। असंगत कथन जो है आपको तलाशना है। ऑप्शन, बीसल देव रासो की भावभूमि प्रेम की निश्चल अभिव्यक्ति से सरस है, सही बात है। इसमें प्रेम और श्रृंगार के बारे में शुक्ल जी ने लिखा है। ये वीर गीत काव्य है, लेकिन श्रृंगार की भावना इसमें दिखाई पड़ती है। राजमती को छोड़ करके बीसल देव चला जाता है उड़ीसा, और उसी की बात है, उसमें जो है उसका विरह की भी बात है, तो एक तरह से वियोग श्रृंगार की भी बात है। तो ये कथन तो सही है। मेघदूत और संदेश रासक की संदेश परंपरा भी इसमें मिलती है, ये भी सही है। इनमें सामंती जीवन के प्रति गहरी अरुचि का चित्रण है, ये भी सही है, क्योंकि राजमती जो है जब अपने वियोग की दशा में होती है तो वो सामंती जीवन के प्रति उसकी अरुचि हो जाती है और सामान्य ग्राम दशाओं की ओर, सामान्य सहज जीवन जीने वालों की ओर उसकी दृष्टि जाती है। प्रकृति से, पशु पक्षियों से वह अपने संदेश को कहलवाती है। तो ये सारी बातें उसमें दिखाई पड़ती हैं। इसमें वीर विभत्स और करुण रस का पूर्ण परिपाक हुआ, ये गलत है। विभत्सता जैसा कुछ नहीं है इसमें। वियोग श्रृंगार और वीर गीत की एक तरह से परंपरा है, इसलिए इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, इस रूप में इस कहानी का पूर्वार्ध तो बिल्कुल कल्पित है और उत्तरार्ध ऐतिहासिक आधार पर है। पद्मावत के संदर्भ में यह कथन किसका है? हमने पद्मावत पर एक स्पेशल क्लास ही बनाई है। जिन लोगों ने देखा होगा, जिन लोगों ने मन से पढ़ा होगा, वो इसका सही उत्तर दे सकते हैं कि इसका पूर्वार्ध जो है पद्मावत का, वो बिल्कुल कल्पित है और उत्तरार्ध ऐतिहासिक आधार है। ऐसा कौन कहता है? ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं। तो जिन लोगों ने पद्मावत पर हमारी पिछली क्लास नहीं देखी है वो देख लीजिए। पद्मावत के बारे में बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं कि नंददास कृत रसमंजरी इनमें से किससे प्रभावित है? नंददास कृत रसमंजरी इनमें से किससे प्रभावित है? ऑप्शन, कृपाराम कृत हिततरंगिणी, भानुदत्त कृत रसमंजरी, केशवदास कृत कविप्रिया, मतिराम कृत ललित ललाम। तो बताएं इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा भानुदत्त कृत रसमंजरी। भानुदत्त कृत रसमंजरी का से प्रभावित है नंददास की रसमंजरी, इसे ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, दादू दयाल की रचनाओं को अंगवधू शीर्षक कृति में किसने संकलित किया? दादू दयाल की रचनाओं का संकलन किसने किया है अंगवधू नाम से? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा रज्जब। रज्जब दादू दयाल के शिष्य थे, उन्होंने इनकी समस्त रचनाओं का जो है वो संकलन अंगवधू नाम से किया हुआ, इसे ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, मीरा के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है, ये आपको देखना है। ऑप्शन, इनकी भक्ति मुख्यतः दैन्य और माधुर्य भाव की है। इन पर योगियों, संतों और वैष्णव भक्तों का सम्मिलित प्रभाव पड़ा है। इनके आराध्य केवल
सगुण साकार गोपी वल्लभ श्री कृष्ण हैं। इनके पदों में राजस्थानी, ब्रज, गुजराती आदि का मिश्रण पाया जाता है। देखिए, इसका उत्तर आयोग ने माना है कि इनके आराध्य केवल सगुण साकार गोपी वल्लभ श्री कृष्ण है। ये जो है असंगत बताया है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो श्री कृष्ण को ही, साकार रूप को ही अपना आराध्य बना करके उनसे अपने प्रेम की अभिव्यक्ति करती हैं। मुख्यतः आप देखें तो इसमें सारे ऑप्शन लगभग सही हैं। माधुर्य भाव उनमें पाया जाता है। योगियों और संतों, वैष्णवों का जो है सम्मिलित प्रभाव दिखाई पड़ता है। राजस्थानी, ब्रज और गुजराती भाषा भी दिखाई पड़ती है। तो इस तरह से इसका सही उत्तर तो आयोग ने जो है माना। तो इसका सही ऑप्शन तलाशना थोड़ा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? मध्वाचार्य ब्रह्म संप्रदाय सही है। निम्बार्काचार्य सनकादि संप्रदाय, ये भी सही है। स्वामी हरिदास का सखी संप्रदाय, ये भी सही है। गोसाई हित हरिवंश का वल्लभ संप्रदाय, ये गलत है। तो ये सुमेलित नहीं है। वल्लभ संप्रदाय किसका है, ये कमेंट करके आप बताएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार सूरसागर का सबसे मर्मस्पर्शी और वाग वैदग्ध्यपूर्ण अंश कौन सा है? अब इसके ऑप्शन आप देखेंगे, बाल लीला, गोचारण, भ्रमर गीत, रास लीला। तो इसका जो सही उत्तर है वह है भ्रमर गीत। भ्रमर गीत सार नाम से सूरदास की रचनाओं का संकलन भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया है। और सूरसागर का सबसे मर्मस्पर्शी और वाग वैदग्ध्यपूर्ण अंश भ्रमर गीत को मानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक, अगला प्रश्न देखें, दादू पंथ के अंतर्गत मुख्य साधकों में कौन नहीं है? ये आपको तलाशना है कि कौन नहीं है। ऑप्शन, मलूक दास, सुंदर दास, जगजीवन दास, रज्जब। तो इसका जो सही उत्तर है वह है मलूक दास। मलूक दास उनके मुख्य साधकों में नहीं है। बाकी सुंदर दास, जगजीवन दास और रज्जब जो है दादू पंथ के मुख्य साधकों के अंतर्गत हैं। आगे देखते हैं, आगे के सुकवि रिझी हैं तो कविताई, न तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है। आगे के सुकवि रिझी हैं तो कविताई, न तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है। उक्त काव्यांश के माध्यम से रीतिकालीन श्रृंगारिक रचनाओं के प्रति असंतोष प्रकट करने वाले कवि कौन है? ये आपको तलाशना है इसमें सही उत्तर। ऑप्शन, मतिराम, भूषण, रसलीन, भिखारी दास। तो इसका जो सही उत्तर है वह है भिखारी दास। भिखारी दास ही लिखते हैं कि आगे के सुकवि रिझी हैं तो कविताई, न तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है केवल। ठीक, अगला प्रश्न है, राम भक्ति शाखा के कवियों में कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन, अग्रदास, स्वामी रामानंद, ईश्वरदास, स्वामी हरिदास। तो इसका जो सही उत्तर है वह है स्वामी हरिदास। स्वामी हरिदास जो है वो कृष्ण भक्ति परंपरा से जुड़े हुए थे। इनके संप्रदाय का क्या नाम है ये आप बताएंगे तो ठीक, अन्यथा एक क्लास स्पेशल हम इस पर बना करके आपको बता देंगे सारे संप्रदायों के बारे में। और विशेष रूप से संप्रदायों और सिद्धांतों पर हमारी एक क्लास बनी हुई है। आप लगातार 1 महीने के अंदर की सारी क्लासेस देख जाइएगा, उसमें आपको बहुत सारे अच्छे टॉपिक पे हमारी क्लासेस आपको मिलेंगी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से अलंकार निरूपक ग्रंथ कौन से हैं? ऑप्शन, वृत्त विचार, सुधानिधि, छंदारणव पिंगल, ललित ललाम। तो अलंकार निरूपक ग्रंथ कौन सा है बताएं, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ललित ललाम। मतिराम की रचना है ललित ललाम और ये अलंकार निरूपक ग्रंथ है। अगला प्रश्न देखिए, गोस्वामी विट्ठल नाथ ने शोकार्त होकर किसके संबंध में कहा कि पुष्टि मार्ग के जहाज जात है, जाको कछु लेन हो सो लेओ। पुष्टि मार्ग का जहाज जा रहा है, जिसको जो कुछ लेना है जा करके उससे ले लो। तो ये विट्ठलनाथ जी ने किसके बारे में कहा? ऑप्शन, सूरदास, गोकुलनाथ, कुंभनदास, महाप्रभु वल्लभाचार्य। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताएं? इसका सही उत्तर है सूरदास। सूरदास की मृत्यु पर शोकार्त होकर विट्ठलनाथ जी ने कहा था कि पुष्टि मार्ग को जहाज जात हो, जाको कछु लेन हो सो लेओ। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन किस रचना के संबंध में है? ऑप्शन, मतिराम सतसई, वृंद सतसई, दोहावली तुलसीदास जी का, या बिहारी सतसई। तो इसका सही उत्तर है बिहारी सतसई। बिहारी सतसई के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा कि इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। ठीक,
अगला प्रश्न देखते हैं कि तुलसीदास को बुद्ध के बाद भारत का सबसे बड़ा लोकनायक इनमें से किसने माना है? ऑप्शन जॉर्ज ग्रियर्सन, G.H. वेस्टकॉट, कर्नल जेम्स टॉड, फ्रेडरिक सैमुअल ग्राउज। तो बताएं इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ग्रियर्सन। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने कहा कि तुलसीदास को बुद्ध के बाद भारत का सबसे बड़ा लोकनायक ग्रियर्सन ने माना है, इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, आचार्य केशव दास ने कवि शिक्षा हेतु किस ग्रंथ की रचना की है? ऑप्शन रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, छंदमाला। तो इसका सही उत्तर है कवि प्रिया। आचार्य केशव ने कवि शिक्षा हेतु कवि प्रिया ग्रंथ की रचना की है। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं कि हिंदी रीति काव्य में प्रयुक्त रीति शब्द का क्या अर्थ है? रीति शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन सामाजिक विधि विधान आधारित रचना पद्धति, नैतिक उपदेशात्मक प्रधान रचना पद्धति, काव्यशास्त्रीय नियमाधारित विशिष्ट रचना पद्धति, साहित्यिक परंपराओं के प्रति उदासीन रचना पद्धति। तो इसका जो सही उत्तर है वह है काव्यशास्त्रीय नियमाधारित विशिष्ट रचना पद्धति। रीति का मतलब ही है कि जो काव्यशास्त्रीय नियमों पर आधारित विशिष्ट रचना पद्धति है वही रीति है। तो इसका ये सही उत्तर होगा। इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए आपको विभिन्न जो काल हैं उन कालों के जो कॉन्सेप्ट हैं, सगुण के बारे में, निर्गुण के बारे में, आदिकालीन सिद्धनाथ साहित्य के बारे में, रीति काल के रीति मुक्त, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध के बारे में, उन सब को आपको बहुत अच्छे से क्लियर रखना है ताकि जो भी प्रश्न आएँ आप आसानी से उन्हें हल कर सकें। अगला प्रश्न देखते हैं, रीति काल में नायक नायिका भेद के ग्रंथ लिखने वाले रीति ग्रंथकार कवियों ने प्रधानतः किस रस से प्रेरणा प्राप्त की है? किस ग्रंथ से प्रेरणा प्राप्त की है? ऑप्शन जयदेव कृत चंद्रालोक, अप्पय दीक्षित कृत कुवलयानंद, मम्मट कृत काव्य प्रकाश, भानुदत्त कृत रसमंजरी। तो बताएं इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर जो आयोग ने माना है भानुदत्त कृत रसमंजरी। रीतिकाल में नायक नायिका भेद का जो ग्रंथ लिखा जा रहा था उसमें रीति ग्रंथकार कवियों ने प्रधानतः इसी ग्रंथ से प्रेरणा प्राप्त की है। ठीक है। अगला देखते हैं घनानंद के बारे में। एक प्रश्न है कि घनानंद के काव्य की विशेषता नहीं है वो तलाशना है। ऑप्शन इनके वर्ण विषय में पर्याप्त विविधता और विस्तार है। दूसरा, इनके काव्य में प्रेम की विषादमयी अनुभूति फारसी काव्य परंपरा के अनुकूल है। तीसरा, उनकी शैली सर्वाधिक उल्लेखनीय गुण भाषा का लाक्षणिक प्रयोग है। चौथा, उनकी काव्य भाषा में मुहावरों का भी प्रचुर प्रयोग मिलता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर माना है आयोग ने इनके वर्ण विषय में पर्याप्त विविधता और विस्तार है। ये जो है विशेषता उनकी नहीं है, ये गलत है। बाकी काव्य में प्रेम की विषादमयी बहुत दुख की अनुभूति फारसी काव्य परंपरा के अनुकूल है। उनकी शैली का जो प्रधान गुण है कि भाषा में लाक्षणिकता का प्रयोग है, ये आचार्य शुक्ल जी ने भी माना है। उनके काव्य की भाषा में मुहावरों का भी प्रचुर प्रयोग मिलता है। ये सारी बातें घनानंद जी के काव्य में मिलती हैं, केवल पहली नहीं मिलती है। ठीक, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन। शब्द शक्ति के विषय में उपयुक्त पंक्तियां किस कवि द्वारा रचित हैं? ऑप्शन भिखारी दास, देव, केशवदास, मतिराम। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है देव। देव ने लिखा है अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन। तो इसे याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं जो कि सभी परीक्षाओं में पूछी ही ली जाती हैं। जब भी रीतिकाल से संबंधित कोई प्रश्न आता है तो इसका जिक्र हो ही जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, रीति मुक्त काव्य की विशेषता नहीं है। ऑप्शन भावात्मकता, वक्रता, निर्वैयक्तिकता, रहस्यात्मकता। तो इसका जो सही उत्तर है वह है निर्वैयक्तिकता। निर्वैयक्तिक होकर के निर्वैयक्तिक ढंग से रचनाएं नहीं लिखी गई हैं इसमें। बाकी भावात्मकता दिखाई पड़ती है, वक्रता भी है और रहस्यात्मकता भी है। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं कि भूषण की कविता कविकीर्ति संबंधी एक अविचल सत्य का दृष्टांत है। जिसकी रचना को जनता का हृदय स्वीकार करेगी उस कवि की कीर्ति तब तक बराबर रहेगी जब तक उसकी स्वीकृति बनी रहेगी। भूषण की कविताई के संदर्भ में यह कथन किसका है? बताएं, ये कथन किसका है?
ऑप्शन आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर बच्चन सिंह। तो इसका जो सही उत्तर है यह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भूषण की कविता के बारे में लिखा कि भूषण की कविता की कीर्ति संबंधी जो अविचल सत्य का दृष्टांत है और जनता का हृदय तब तक इसे स्वीकार करेगा जब तक कवि की कीर्ति बनी रहेगी। इस बात को ध्यान रखिएगा, शुक्ल जी ने कहा है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसकी भाषा को सबसे चटकीली, मटकीली, मुहावरेदार और चलती बताया है? ऑप्शन मुंशी सदा सुखलाल नियाज, इंशाअल्लाह खां, लल्लू लाल, सदल मिश्र। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा इंशाअल्लाह खां। इंशाअल्लाह खां जो है अपनी चटकीली, मटकीली, मुहावरेदार, चलती भाषा के लिए जाने जाते हैं। तो दोस्तों, इस तरह कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने आपके समक्ष रखा जो कि स्कूल लेक्चरर की परीक्षा में पूछा गया था राजस्थान में। आगे भी हम कई सारी परीक्षा जो राजस्थान में हुई हैं वो साहित्य से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हें हल करेंगे, क्योंकि ये सारे प्रश्न आपके आने वाली यूपी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा हो, राजस्थान स्कूल लेक्चरर की परीक्षा हो, उत्तराखंड में जो प्रवक्ता परीक्षा होने वाली है और तमाम असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सारे चुनिंदा प्रश्न हैं जो कि कोई आयोग पूछता है। ऐसा नहीं कि राजस्थान में पूछा तो उत्तर प्रदेश में नहीं पूछेगा, उत्तराखंड में नहीं पूछेगा या पंजाब की किसी परीक्षा में नहीं पूछेगा, सब में पूछ रहा है। इसलिए इन सबको तैयार रखिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।